ऑफलाइन में कि ये भी कवर अप हो चुका है जिस टाइम वो हम ऑनलाइन सेशन चल ही रहा था उस वक्त। ठीक है, आप लोगों को छूटा हुआ है क्या वो, अंकित? एमबीओ वगैरह छूटा मैम हुआ है, दुर्गेश शायद बोल रहा था। तो दुर्गेश, हम लोग रिवीजन में करेंगे कवर, कोई बात नहीं, अगर छूट गया होगा या नहीं किया होगा कोई क्लास तो करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए चिंता नहीं करना है। राइट, ठीक है। अभी शुरू करते हैं हम लोग, डिसीजन मेकिंग का जो बचा हुआ पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, आज कवर कर लेंगे। मैं स्क्रीन मैम शेयर आज कर, मॉडर्न टेक्निक होना है। मॉडर्न टेक्निक होना है आज। ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम दिख रहा यस है। मैम। यस मैम। ठीक। हम्म। चलो, अब जो मॉडर्न मेथड है क्रिएटिव, आप लोगों ने, किसी ने देखा वो पर्ट सीपीएम का डायग्राम? कुछ कुछ भी समझ में आया कि कैसे क्या लेआउट है, किस तरीके से एक्टिविटीज को जोड़ते हैं और क्रिटिकल पाथ बनता है? जो क्रिटिकल पाथ था ना उस डायग्राम में, जितने रेड कलर के लाइन थे, दैट वाज क्रिटिकल पाथ आई थिंक, राइट? जो हमने आपको डायग्राम दिखाया था, कहा भी था कि एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से समझने की कोशिश करो। तो वो जितने भी वो क्रिटिकल पाथ थे, यानी कि आपको ज्यादा कॉन्शियस रहना है, ज्यादा अवेयर रहना है वाइल डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। जब आपका पूरा प्रोसेस स्टाफ है तो उन सारे स्टेप्स पे आपको क्या करना है, ज्यादा पर्टिकुलर रहना है, सो दैट आप क्या कर सके, सो दैट कि आपका जो प्लानिंग है और जो उसको कंट्रोल करना है वो आपके कंट्रोल में रह सके, नियंत्रण में रह सके, ज्यादा टाइम और ज्यादा पैसा उस पर ना खर्चा कर, क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं। उसको अगर हमने सही से हैंडल कर लिया तो पूरा का पूरा जो एक्टिविटी है वो अच्छे से हो जाएगा। राइट, अब हम आते हैं मॉडर्न टेक्निक्स फॉर नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मतलब क्या? जो अचानक से आ जाता है, जो आपको पहले से पता नहीं होता है, रूटीन बेसिस पर नहीं होता है, सडनली आपके पास कोई प्रॉब्लम हो जाता है, होता है ना कभी कभी, वी आर नॉट अलर्ट, ठीक है ना, हमको नहीं पता होता यस है मैम। और आ जाता है, ठीक है ना। डीमोनेटाइजेशन इज द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो 12 बजे रात में पता चला, रहे ये क्या, 550 के नोट अभी भी इधर उधर से निकलते हैं तो लगता है ये तो खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। राइट, तो जब ऐसे सडनली आपके पास कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप उसको कैसे, कौन कौन से मॉडर्न टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं? एक मिनट, रोल नंबर 20, आप कहीं आराम से बैठ सकते हैं क्या? फिर ऐसे कैसे क्लास होगा, समझ में नहीं आएगी आपको। ठीक है, नाउ क्रिएटिव टेक्निक्स। क्रिएटिव टेक्निक्स में चलते हैं। सबसे पहला, हाँ, तो मॉडर्न मेथड में क्रिएटिव टेक्निक्स है। क्रिएटिव टेक्निक क्या होता है? क्रिएटिव थिंकिंग इज नीडेड फॉर सॉल्विंग नॉवेल नॉन रूटीन काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नॉन रूटीन काइंड ऑफ प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ? जो मैंने अभी बताया कि जिस प्रॉब्लम के बारे में आपको शुरू पहले पता नहीं था, ठीक है ना, जो अचानक से प्रॉब्लम आ गई, जो एकदम रूटीन काइंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं है कि हर 10 दिन के बाद ऐसा होना है, ठीक है ना। इस दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, मान लो कि ये विंटर में जो समर क्लोथ्स का डिमांड है वो घट जाता है, तो ये भी एक, वैसे कॉटन जो बेचते हैं, कॉटन कपड़ा बेचते हैं, जो फैंसी ड्रेस बेचते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है कि अब वो विंटर में उनको कुछ खास तरीके का प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा जिससे उनका बिजनेस स्मूथली रन हो सकता है ये, हो सकता है ये रूटीन काइंड है। आपको मालूम है कि हमारा जो बिजनेस है वो अफेक्टेड होगा। शुगर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्रीज को पता होता है कि जब शुगर केन का खेती होता है उस समय तो हमारा जो कारोबार है वो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि हम, मेरे पास शुगर केन आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, तो मैं उसको फाइनली शुगर में कन्वर्ट कर पाऊंगा। लेकिन जब सीजन नहीं होता है शुगर केन का, तब वो बंद हो जाता है, ठप हो जाता है। तो दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज प्रेडिक्टेबल बिकॉज यू आर ऑलरेडी नो कि इस सीजन में ऐसा होने वाला है, इस टाइम में ये प्रॉब्लम आने वाला है। तो कुछ प्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम्स है, जो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का भी एग्जांपल लो, तो ऑर्गेनाइजेशन के और के एग्जांपल में आप लोग को स्टाफिंग पढ़ाया था मैंने, नहीं है यस शायद मैम। आपके, है क्या?
मैम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग नहीं है। स्टाफिंग नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। स्टाफिंग मतलब क्या कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है उसमें उसको पूरा करने के लिए मैन पावर को बाहर से हायर करना, ठीक है, उनको रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना और उनसे काम करवाना, ये स्टाफिंग होता है। तो आपके पास स्टाफिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे जनरेट होता है? कई बार आपका जो प्रोसेस है वो एक्सपैंड हो गया, आपने ज्यादा काम करना, आपने ज्यादा ब्रांचेस लगवा लिए हैं, अलग अलग सिटी में आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। तो आपका क्या होगा कि आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि 1 से 2 ब्रांच हो गया, 2 से 10 ब्रांच हो गया, तो यू विल रिक्वायर मोर मैन पावर, मोर हेल्पिंग हैंड। यस मैम। उसके बाद में कुछ और बोलते, हाँ। तो अभी एक तो आपको मालूम है कि एक्सपेंशन की वजह से हमको मैन पावर ज्यादा चाहिए। मैं ये बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ आप पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले प्लान कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सुलझाने का। दूसरा है कि अगर आप एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो, एक ही ब्रांच है, फिर भी मैन पावर रिक्रूटमेंट होते रहती है। कभी कभी आपके जो एग्जिस्टिंग मैन पावर वो छोड़ के चले जाते हैं, वो रिजाइन कर देते हैं, कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, उनकी एज खत्म हो जाती है, 60 ईयर्स के बाद वो सुपर एनुएशन को स्टेज में चले जाते हैं और रिटायरमेंट हो जाता है उनका। कुछ लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, कुछ लोगों का लीव चलते रहता है, वो लीव पे चले जाते हैं, सिक लीव होता है, कैजुअल लीव होता है, मैटरनिटी लीव होता है 6 महीने का। तो मान लो इस तरह के लीव पे चले गए, तो काम तो नहीं रुकेगा ना, काम तो एक दिन भी नहीं रुकेगा, क्या रुक जाएगा? यस मैम। काम तो ये नहीं रुकेगा रुकेगा। मैम। तो आपको काम करवाने के लिए मैं आपको रुकेगा। मैन पावर हमेशा चाहिए। तो ये सब चीजें जो है, इसमें से सर्टेन चीजें हैं, जैसे कि किसी का रिटायर हो जाना। अगर 2002 में मैंने किसी का रिक्रूटमेंट किया है, तो 2062 में मुझे पता है आफ्टर 60 ईयर्स क्या होगा, ये आफ्टर जी 60 ईयर रिटायर क्या कर होगा, देगा। इनका रिटायरमेंट आ जाएगा। तो मैं उस तरीके से जितना भी 2002 में अगर हमने 2000 रिक्रूटमेंट किया था, बैंकिंग में इसी तरह ना बल्क में रिक्रूटमेंट होता है, तो उनका बल्क में यस क्या मैम। होता है, बल्क में उनका रिजिग्नेशन भी होता है, रिटायरमेंट भी होता है। तो रिटायरमेंट से पहले 2-4 साल पहले क्या करती है बैंकिंग, अपना वैकेंसी निकाल देती है और लोगों को हायर कर लेती है 1-2 साल के पहले ही, सो दैट कि उनके पास एक इक्विप्ड मैन पावर हो जाए। अगर 2000 लोग जा रहे हैं तो उनके पास 2000 प्लस कुछ और लोग हो जाए, क्योंकि काम कारोबार बढ़ गया है, राइट। यस मैम। यस तो मैम। ये तो यस प्रेडिक्टेबल है। मैम। यहाँ तो मैं थोड़ा सा आपको बाउंड्री दे रही हूँ, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या प्लान्ड है और क्या अनप्लान्ड है, और दोनों तरीके में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये जो मैंने अभी बताया कि रिटायरमेंट यू कैन प्रेडिक्ट, राइट, सुपर एनुएशन यू कैन प्रेडिक्ट। चलो कुछ लोग लीव पे भी जा सकते हैं, तो इसके लिए भी हम पहले से बफर थोड़ा कर सकते हैं, 1-2 एक्स्ट्रा मैन पावर का को रख सकते हैं, जो यहाँ वहाँ जहाँ भी जरूरत होगा उनको वहां पे क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अचानक से कोई छोड़ के रिजाइन कर गया, उसको बड़ी अच्छी नौकरी लग गई किसी दूसरे बैंक में या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं, या अचानक से नो हो मैम। जाएगा ना, आपको 1 महीना या नो 10 मैम। दिन पहले नोटिस पीरियड वो देंगे और तब आपको समझ में आएगा। इससे भी ज्यादा, ये तो फिर भी 10 महीना 10 दिन पहले नोटिस पीरियड देंगे या 1-2 महीना पहले नोटिस पीरियड देंगे, तो यू कैन कम से कम 2 महीना का टाइम मिलेगा आपको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। इससे भी ज्यादा खतरनाक है कि ऐसा हो सकता है कि वर्किंग पीरियड में ही, वर्किंग एज में ही कोई गुजर जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई नहीं रहा, नहीं बचा, नहीं काम कर सकता है अब, तो डेथ डेथ के कारण भी तो वैकेंसी क्रिएट हुई उस जगह पे जिस जगह पे वो काम कर रहा है। थोड़ा होता है, कम होता है, लेकिन होता तो है, एक्सीडेंट्स और डेथ के कारण भी वैकेंसी क्रिएट। तो क्या इसको भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले? नहीं कर सकते, नो मैम। नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जो इमरजेंसी आ जाती है, इस इमरजेंसी सिचुएशन को हम बोलेंगे कि नॉन प्रोग्राम डिसीजन। ऐसे में आपको अचानक से कोई डिसीजन लेना पड़ता है ताकि आपका काम सफर नहीं हो। मैंने 2-3 आपको एग्जांपल्स दिए, शुगर केन का एग्जांपल दिया, प्रोग्राम्ड हो गया। रिक्रूटमेंट में सर्टन पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, जो प्लान्ड है, आपको करना है। सर्टन पार्ट के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि ये अचानक से कभी भी हो सकता है, ठीक है, और आपकी वैकेंसी अराइज हो जाएगी और आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ सकता है। समझ में आया? इसी तरह मैंने एग्जांपल दिया डीमोनेटाइजेशन का, कि मध्य रात्रि से क्या हो गया, 1500 का सारा नोट इनवैलिड हो गया और आपके जेब में जितना भी है वो 500 के नोट ही पड़े, सुबह से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो दैट बिकम्स ए प्रॉब्लम, सडन प्रॉब्लम, राइट। तो थोड़ी यस बहुत यस मैम। तो मैम। याद कर लीजिए, बैंकों के यस सामने मैम। तुम्हें अभी भी याद होगा, न्यूज में दिखाया गया था कि कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, ठीक है ना। कुछ तो पैसे को लेने के लिए और कुछ अपने पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, उस पैसे का बदला बदली कराने के लिए, जो भी उनका एग्जिस्टिंग करेंसी है उसमें, वट एवर द केस भी हो गया। ये नॉन प्रोग्राम प्रॉब्लम आ गया, किसी ने सोचा नहीं था और ये प्रॉब्लम आ गया। ऐसे में आपको कौन से तरीके से डिसीजन लीजिएगा?
सिंपल है। सबसे पहले है क्रिएटिव टेक्निक्स। क्रिएटिव टेक्निक्स भी बहुत तरीके का होता है, यहाँ तो एक ही तरीका हमने क्रिएटिव टेक्निक्स के अंदर एक ही दो डिस्कस किया है। अदरवाइज जो एक्सटेम्पोर हुआ, एक्सटेम्पोर तुम लोगों को मैंने एक बार बताया था क्लास में, तुम लोग याद करो। यस मैम। कि जब आप लोग जाते हैं और वहीं पर आपको मिलता है कि ये टॉपिक है, तो नॉन प्रोग्राम्ड, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, लेकिन आपको वो टॉपिक मिल गया। नाउ यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स और 3 मिनट्स और 5 मिनट्स ऑन द सेम टॉपिक। बताया था मैंने ना। तो ये एक्सटेम्पोर, ma'am. इम्प्रॉम्प्टू, Yes, ma'am. के बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग, अल्ट्रिस्टिक, ये सारे जो डिसीजन मेकिंग मेथड है इनको हमने क्रिएटिव टेक्निक्स मेथड बोलते हैं। क्रिएटिव टेक्निक मेथड्स को यूज किया जाता है अचानक से नॉन रूटीन काइंड ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब क्रिएटिविटी क्या होती है, देखो, क्रिएटिविटी रेफर्स टू एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज एंड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। यानी कि जो याद करिए, हमने क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था इस बारे में कि पहले भी शादी ब्याह हुआ करता था, लोग पंडित जी को या अगल बगल अपने रिलेटिव्स को बोल करके रखते थे कि लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, अपने इसमें देखिए हमारे ये जो भी हमको चाहिए होता है, जिस तरीके का भी चाहिए होता है, फैमिली में लोग अपना डिटेल देते हैं और रिलेटिव्स और पंडित जी सब लोग मिल जाते हैं देखने के लिए कि उस तरीके का लड़का। चलता है, 1-2 साल चलता है, फिर हो जाता है। लेकिन दिस इज ट्रेडिशनल वे। इसी काम को अभी भी करना है, शादी अभी भी करनी है, शादियां अभी भी करवा दी है, लेकिन मॉडर्न वे क्या है, मैट्रिमोनियल साइट्स है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जिस किसी ने भी इसके बारे में सोचा होगा कि ये द सेम काइंड जो काम रिलेटिव्स करते हैं, फजियार करते हैं, पंडित वगैरह करते हैं, ये सेम काम क्या हो सकता है, घर बैठे बैठे आप फोन पे, आप लैपटॉप से भी कर सकते हो। मैच मेकिंग का एक कंपनी हो सकता है जो आपको क्या कर सकता है कि आपके लिए सुटेबल मैच ढूंढ सकता है। सचिन कुमार BCA क्यू से। एक मिनट, म्यूट करो सब लोग खुद को। और आवाज ये कहाँ से आ रहा है मैम? किसी ने अनम्यूट किया था, वहां से आ गया होगा। ठीक है, तो अब सब लोग म्यूट रखिएगा अनलेस अनटिल आपको पूछना ना हो। और ये BBM का क्लास है, अगर कोई BBM के क्लास के बाहर के लोगों ने ज्वाइन किया, लेट मी चेक, मुझे चेक करने के लिए स्टॉप करना पड़ेगा शेयरिंग। तो अपने क्लास में जा सकते हैं, मुझे तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा। चलो ठीक है, नहीं है मैम। कोई नहीं है ऐसा। ओके, बाकी आप पहले था म्यूट मैम, अब नहीं रखिए। है। ठीक है, गलती से आगे हो गए, कोई बात नहीं। ओके, तो अभी हम वापस चलते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग में बताए थे, तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या है कि अचानक से आए प्रॉब्लम को, वही प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम को किसी अलग तरीके से, किसी नए आइडिया से, किसी नए क्रिएटिव तरीके से डील करना, सॉर्ट आउट करना, खत्म करना। तो सेम प्रॉब्लम शादी ब्याह, सेम प्रॉब्लम टाइम टेकिंग, छुट्टियां ले लेकर के आदमी बाहर से आता था घर गाँव, ताकि लोग समाज को बोल सके कि हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए और शादियां हो सके। और ऐसा 2-3 बार करना पड़ता था, तब जाके कभी होता था, कभी नहीं होता था ना। अब क्या है, आप कहीं भी रहिए, मैट्रिमोनियल साइट्स पे अपना रिक्वायरमेंट डाल दीजिए और वो साइट क्या करेगी, आपके लिए रिलेटिव्स का काम करेगी। जो काम आपके रिलेटिव्स या आपके पंडित जी लोग करते थे, वो वही काम कर देगी, आपको सुटेबल मैच ढूंढ करके दे देगी। आप आराम से उसके बाद अपना इन्वेस्टिगेशन करिए, जो भी पता करना करिए और काम कर सकते हैं। सिमिलरली naukri.com, ठीक है ना, monster.com, ये सब क्या है, एक क्रिएटिव आइडिया हुआ ना। बहुत पहले किसी ने सोचा था क्या कि घर बैठे बैठे हम जॉब सर्च कर सकते हैं। जॉब सर्च करना यानी घर से जाइए बॉम्बे, ठीक है ना, पैसा लेकर के, घर थोड़ा बहुत पैसा लेकर के, कहीं रहने का इंतजाम करके पहले बॉम्बे जाइए, दिल्ली जाइए, फिर ढूंढिए, महीना 2 महीना इधर उधर सर्च करिए, फिर जाके आपको नौकरी मिलेगी। अभी क्या, आप यहीं से बैठते बैठते इंटरव्यू दे दीजिए, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपका कॉल लेटर आ जाता है, तब जा करके आप ज्वाइन करते हैं। तो इजी हो गया है कंपैरेटिवली टेक्नोलॉजी के यूज से। दिस इज व्हाट कि उसी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम को, काम वही है जो हम पहले किया करते थे, उसी प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, नए तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब भटकना नहीं है, अब जगह जगह जाकर के हमको ढूंढना नहीं है अपने लिए नौकरी। अब क्या करनी है कि घर बैठे बैठे इंटरनेट पे अपना CV अपलोड करना है, और बहुत सारे साइट्स जो है वो क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आपके योग्यता के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब ढूंढने में है, होता है ये। Yes, हम ma'am. लोग सब जानते हैं। Yes, ma'am. दिस Yes, इज द ma'am. क्रिएटिव मेथड ऑफ डूइंग द सेम प्रॉब्लम्स। जो पुराने प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करने का नया तरीका क्रिएटिव थिंकिंग हो सकता है। Yes, ma'am. ठीक है,
तो अभी समझ में आया ना? अब हमको जो अभी तरीका पढ़ना है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग पढ़ना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मैं बता देती हूँ क्या होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, नॉर्मली 8, 10, 12 ग्रुप ऑफ पीपल का एक बंच होता है, राइट। उस ग्रुप को प्रॉब्लम्स बताया जाता है, जो भी 2-3 लोग होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स बताया जाता है, राइट। उनको प्रॉब्लम्स बताने के बाद बोला जाता है कि अब आप सबको सोचना है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। उसमें पॉइंट्स जो नोटेड डाउन करने वाली बात होती है वो होती है इंपॉर्टेंट, जो इसका एस्पेक्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, तो ये है कि जितने भी BBM 445 के स्टूडेंट हैं सबको मैंने एक प्रॉब्लम बताई और सबको मैंने मैंडेटरी बोला कि 10-10 सॉल्यूशन सबको देना है। 10 में एक नंबर बोल रही हूँ, इट कैन बी मोर देन दिस, इट कैन बी लेस देन दिस, 10, 12, 15 इतना कम से कम सबको अपना सॉल्यूशन देना है, ठीक है। सॉल्यूशन देते समय आपको जजमेंटल नहीं होना है कि अरे मैं ये बोलूंगा तो लोग हंसने लगेंगे, अरे मैं ये बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि ये कैसा कैसा बात बोलता है, एक भी सॉल्यूशन ढंग का नहीं बता रहा है, इस सॉल्यूशन से क्या ये प्रॉब्लम खत्म होने वाला है, बट कुछ भी बोलता है। होता है ना, ये हमारे मन में ये सब चल रहा होता ना आंसर देने से पहले कि लोग ये यस सोच मैम। सकेंगे, मैम ये Yes, ma'am. सोचेगी या दूसरा फ्रेंड ऐसा सोचेगा। नहीं, इसके साथ कंडीशन ये होता है कि आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है। 10 आपको सजेशंस देना है, 10 आपको सोल्यूशन बताना है, एंड यू कैन गिव एनी सोल्यूशन, ठीक है ना, जो आपको बहुत रिडिकुलस लगता है, जिसपे आपको बहुत हंसी आती है, जो आपको खुद बहुत बचकाना लगता है, नहीं लगता है कि कभी भी इट कैन एवर वर्क आउट, ठीक है ना, इससे कभी कोई सोल्यूशन मिलेगा, वैसा भी सोल्यूशन आपको देना है। समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, ऐसे भी सॉल्यूशन आपको देना है। ये आजादी है आपको, ये फ्रीडम है कि आप चाहे नॉनसेंस सॉल्यूशन दीजिए, बट यू आर अलाउड टू स्पीक दोज नॉनसेंस, दोज स्टूपिड थॉट्स, बिकॉज कभी कभी वैसे जिसको हम समझते हैं कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इससे कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है, उसमें कभी कभी बहुत बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आर्किमिडीज का एक्सपेरिमेंट। आर्किमिडीज को नहीं पता था कि उसको ये ब्योयांसी थ्योरी का पता चलेगा उसको बाथरूम के बाथ टब में लेटे लेटे, कि कैसे एक निडल डूब जाता और एक शिप कैसे होता है समुद्र में तैरते रहता है। उसको पता चला क्योंकि उसने वहीं पे उसको यह आइडिया आया कि जितना वाटर मैंने रिप्लेस किया हुआ है उतना मुझे जगह मिलेगा। कोई भी चीज अपने भार के मुताबिक क्या करता है, वाटर को डिस्पर्स करता है, आजू बाजू हटाता है और तब अपने लिए जगह बनाता है, और इसीलिए वो फ्लोट कर पाता है। और निडल नहीं फ्लोट कर पाता है क्योंकि वो बहुत कम वाटर को डिस्पर्स करता होगा, कितना पतला होता है निडल, तो इसलिए वो डूब जाता है, राइट। तो ये इतना बड़ा सिद्धांत, जिस सिद्धांत पे पुल बना, सॉरी, इतने बड़े बड़े शिप्स बने, नाव बने, तुम तैरते देखते हो याट को रिवर्स के ऊपर, समुद्र के ऊपर, वो इसी सिद्धांत पर बेस है। तो जब इतना बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाथरूम में मिल सकता है आर्किमिडीज को, तो क्रिएटिव थिंकिंग कहीं भी हो सकती है, किसी भी प्रॉब्लम से उसका सॉल्यूशन हो सकता है, राइट। Yes, ma'am. ठीक है, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग पे ma'am. वापस Yes. आते हैं। अब वापस से ब्रेनस्टॉर्मिंग पे आते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, तुम लोगों से अब पूछूंगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस ग्रुप ऑफ पीपल होता है, 10, 15, 20 लोगों का वो ग्रुप हो सकता है। उनके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस किया जाता है, उनको बोला जाता है कि आपको इस प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन समझ में आता है, डजंट इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे आप बहुत अच्छे अच्छे बहुत भारी भरकम ही सॉल्यूशन बताओ, आप हल्का फुल्का जो भी, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं होने वाला है, हंसी आ रही है आपको, आप वो भी स्टेट करो, ठीक है ना। आप वैसे भी डिसीजन, अपने सॉल्यूशंस, अपने सजेशंस दो। जब सभी लोग अपने अपने सजेशंस देते हैं, तो जो जजेज होते हैं, जिनको वो इवेलुएट करना होता है कि ये जो आए हैं हमारे पास सजेशंस वो सही है या नहीं है, वो क्या करते हैं, हर एक सॉल्यूशन को इवेलुएट करते हैं। इवेलुएशन के टाइम भी एक शर्त होती है कि आप किसी भी सॉल्यूशन को ऐसे नहीं फेंक दीजिएगा, अरे नहीं ये तो कचरा है, ठीक है ना, अरे इसे तो कुछ काम नहीं होने वाला, लोगों ने अनसेंट कुछ भी सजेशन। एवरी डिसीजन, एवरी सजेशन शुड बी इवेलुएटेड प्रॉपरली। उसको हर एंगल से इवेलुएट करिए, अगर ये दिया गया है तो क्या सोच कर दिया जा सकता है, इसमें कौन कौन से सॉल्यूशंस छुपे हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि किसी को सीधा लिया और डस्टबिन में डाल दिया। जितने भी सलाह है, जितने भी सजेशन है, जितना भी आउटकम है, सबको अच्छे तरीके से टाइम लगा के इवेलुएट करना है। बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है जजमेंट लेने में, ठीक है। उसके बाद जब आप डिसीजन लेंगे तो आपको पता चले, उसमें से फिर आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे। यानी 10 लोग हैं और 10 लोगों ने 10-10 सोल्यूशन दिया है, तो 100 हो गया। 100 में से शॉर्ट लिस्ट करिए, कम से कम 10 सोल्यूशन तो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, राइट।
हो जाएगा। और अब उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, किसी ना किसी से आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिल जाता है। दिस इज व्हाट ब्रेन स्टॉर्मिंग, जहां ब्रेन को स्ट्रॉम किया जाता है। कम से कम 10 डिसीजन सबको देना है, चाहे तुम्हें जैसा भी डिसीजन देना है। तो आप अपने दिमाग को सोचोगे, सारे दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ एक दिमाग लगेगा तो उतना क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं और सबका दिमाग एक प्रॉब्लम पर लग रहा है, एंड दे आर अलाउड कि आप कुछ भी बताइए। इस कुछ भी में भी आपको कभी कभी बहुत बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। दिस इज व्हाट ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इट इज ग्रुप बेस्ड टेक्निक। ग्रुप बेस्ड टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप in a session are encouraged to throw up all possible alternative solution to a problem। यानी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि आप कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि ये सही सॉल्यूशन हो सकता है, वो आप दीजिए। ठीक है, उनको इनकरेज किया जाता है कि आप कैसा भी सॉल्यूशन हो आप दीजिए, आप हिचकिए मत, हेजिटेशन मत करिए उसको देने में। और अब क्या है, द आइडियाज में बी वाइल्ड और इम्प्रैक्टिकल। आइडियाज कैसा होता है, बहुत ज्यादा वाइल्ड, बहुत ज्यादा वियर्ड हो सकता है, या कुछ भी विचित्र आइडिया हो सकता है, ठीक है ना, जिसको सुन के हंसी लगेगा, वैसा वैसा आइडिया भी हो सकता है। इम्प्रैक्टिकल हो सकता है, लगेगा नहीं कि ये कभी भी काम करने वाला, बट दैट वर्क। ये प्रूफ हो चुका है कि ऐसा वर्क होता है, करता है। मैंने आपको बोला था ना, शायद आपको बताया था, नहीं बताया था, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन म्यूजिक, जो आर्ट एंड म्यूजिक वगैरह जो होता है, उसमें ऐसे आइडियाज बहुत बार जनरेट होते हैं कि कभी किसी चीज से गाना बन गया। अभी मैंने कहीं देखा था, जावेद अख्तर का एक वो था, इंटरव्यू था, कि जो वो नॉर्मली बहुत सेंसेबल गजलें और गाना लिखते हैं, ठीक है ना। तो उनको किसके लिए, तेजाब मूवी में पता नहीं या किस मूवी में था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो उनको बोला गया कि इस पे गाना लिखने के लिए, तो उनको पता नहीं था कि इस तरीके का कौन सा गाना लिखूं, ऐसे मतलब बहुत डांसिंग और बहुत ज्यादा वो होना चाहिए। आप लोगों ने सुना है वो गाना? बहुत पुराने हैं, थोड़ा आपके यस आपके मैम लेवल, सुने। आपके लिए पुराना गाना नो हो गया मैम। वो। हाँ, सुना सुने यस मैम, हैं मैम ना? बागी सुने। 3 में मैम था। नहीं सुने नहीं हैं। सुना है मैम। मैम कोई बागी बात 3 नहीं। में भी था। अच्छा, सुन लीजिएगा। मैम सुनना माधुरी पड़ेगा। दीक्षित का जैकलीन है बहुत, उसमें। हाँ, माधुरी दीक्षित का बहुत सुपरहिट सॉन्ग रहा है वो। और वो उस पे यस बहुत मैम। बहुत ज्यादा फेमस सॉन्ग है वो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फेमस। तो 1 2 3 4 5 तेजाब का ही है मेरे ख्याल से वो। तो अब उन्होंने वो लिखा, तो उनको जैसे उनसे पूछा गया कि आपने ऐसे गाना कैसे लिख दिया, आपसे तो उम्मीद नहीं था, आप तो काफी सीरियस और सेंसिबल नोट में लिखते हैं, इतने बड़े पोएट हैं, इस तरीके का गाना एकदम चालू सॉन्ग, और क्या मतलब है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करो गिन 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 के। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे यस मैम आइडिया होता सुना है। है। जब मुझे ये भी गाना याद आ गया, लिखने के सुने लिए हैं मैम। बोला गया, जब मुझे गाना लिखने के लिए बोला गया, तो मैं अपने घर से जा रहा था वो वही उसकी तरफ, ऑफिस की तरफ, स्टूडियो की तरफ, और मैं सोच रहा था इस तरह का कौन सा गाना लिखूं। फिर मुझे से मैं मिनट मिनट काउंट कर रहा था उस समय कि अभी कब पहुंचूंगा, कब पहुंचूंगा, ट्रैफिक सिग्नल पे, राइट। और ये देख रहा हूँ 1 2 3 हो रहा। फिर मुझे यहाँ से यह आइडिया आया कि इसी तरह का गाना कुछ लिख दूं क्या। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि गाना, मैंने वही ट्रैफिक सिग्नल पे मुझे यह आइडिया आया, वेट करते करते और सेकंड्स को काउंट करते करते, कि क्योंकि लेट हो रहा था, जाना था स्टूडियो टाइम पे और मैं लेट हो रहा था, तो इंतजार कर रहा था मैं स्टूडियो जाने के लिए। तो ये इंतजार कोई बिलावेट कर सकती है, इस तरीके से मुझे आइडिया आया और मैंने लिख दिया, और उस पर बहुत सुपरहिट गाना हो गया। तो दिस इज व्हाट क्रिएटिव थिंकिंग, राइट। उसी तरह नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट्स होते यस हैं, मैम। म्यूजिक देने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, संतूर, सितार, गिटार, वट एवर, ठीक है ना, पियानो और हारमोनियम, तबला, ढोलक, जो भी होते हैं, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन कई बार म्यूजिक शीशे के खाली बर्तनों से हो जाते हैं, चम्मच से हो जाते हैं। देखा है कभी ऐसे शीशा को टकरा करके म्यूजिक बनाते हुए, या चम्मच के गिरने से कुछ गाने का यस आइडिया मैम। आ जाए। यस दीज आर मैम। व्हाट, दीज आर क्रिएटिव थिंकिंग। ये एकदम बहुत वियर्ड है, कैसे हो सकता है कि 2 ग्लास को टकराओ, खाली ग्लास को टकराओ और आप गाना बजा दो। लेकिन देन सो मेनी सॉन्ग्स एंड द वेरी फेमस सॉन्ग, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, स्टार्टेड विद द सेम म्यूजिक, राइट। टन 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 टन, तुम लोग सुनना, तुम्हें पता चलेगा। तो दिस इज व्हाट, अब जब पढ़ेंगे बहुत सारे इंटरव्यू या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिएटिव थिंकिंग कैन कम फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है ना, कहीं से भी आ सकता है। एक्सीडेंटल कुछ हुआ, एक्सीडेंटली कुछ चम्मच गिर गया और वहां से उनको एक म्यूजिक उसमें समझ में आया, एंड दे पिक अप दैट म्यूजिक फॉर देयर सॉन्ग, ठीक है ना, कुछ अलग है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट अगेन म्यूजिक है।
राइट। तो म्यूजिक हर जगह दिखता है उन लोगों को जो क्रिएटिव ma'am. थिंकिंग करने वाले लोग होते हैं। जो पोएट होते हैं उनको पेड़ पौधे पत्तियां जड़ तालाब मछली सब में कविता दिखता है ना, और हमें वो नजर नहीं आता क्योंकि हमारे अंदर वो चीजें नहीं है, ठीक है ना, हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है। तो दिस इज व्हाट क्रिएटिव टेक्निक्स, जब आप किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी एंगल से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्लियर हुआ या इस पर और वक्तव्य चाहिए आप लोगों को? यस मैम, क्लियर नो हो मैम गया। क्लियर है। क्लियर है। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट पार्टिसिपेटिव टेक्निक। पार्टिसिपेटिव टेक्निक देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हमने क्या कहा कि एक ग्रुप टेक्निक है। एक मिनट मैं पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ, राइट, क्योंकि हमारा Yes, ma'am. यस मैम। एक सेकेंड। टुडे इज 10th, राइट? आज 10 है यस ना? मैम। हाँ ओके। मैं तुम आराम आराम से 1 2 3 4 बोलूंगी, आप बस यस यस बोलते चलिएगा। 1 यस मैम। 2 3 4 देन मैम। 5 6 प्रेजेंट मैम। 7 प्रेजेंट मैम। 8 यस मैम। 9 10 11। नैना भारती मैंने देखा था, वो क्लास में तो थी। Hello. हाँ तो अटेंडेंस नहीं बोल रही हो नैना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? 9 मैम मैम मेरा मोबाइल मतलब जूम काम ही नहीं करता। क्या नहीं कर रहा? इट्स ओके। 9 is not present. 10 11 12 13 यस मैम। 12 हो Yes, गया। ma'am. ओके मैम 14 12। 14 यस मैम 13। मैम 13 15 प्रेजेंट है। 16। यस मैम मैम। 15। हाँ बना दिया विनीता, मैंने देखा था आपको। 16। 13 कौन है? यस मैम 16। कोई नहीं है। रिया रुचि 13 इज रुचि। Yes, ma'am. एब्सेंट है मैम वो। 16 रुचि मैम, मैंने 16 देखा है, एब्सेंट नहीं है वो। 16 17 एक्स्ट्रा में सब नहीं बोलो। 16 Yes, ma'am. 17 17. Yes, ma'am. 18 19 19 20 प्रेजेंट मैम। 21 22 23 यस मैम। 24 25 प्रेजेंट मैम। 26 27 28 हो गया। मैम 16 फिर से देख लीजिएगा। हाँ बना दिया रजनीश कुमार, रजनीश डेली डबल चेक ठीक है मैम। ठीक है ना? ओके अभी वापस आते हैं। अटेंडेंस हो जाता है, आप लोग मत चिंता करिए, मेरी नजर इस पे भी है, आप लोगों के प्रेजेंस पे भी है, तो जिनको मैं देख चुकी हूँ उनको मैं मार्क कर देती हूँ। नाउ पार्टिसिपेटिव टेक्निक, ठीक है। मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में बता रही थी कि ये भी क्या है, ग्रुप बेस्ड टेक्निक है। ग्रुप बेस्ड टेक्निक का मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके प्रॉब्लम ब्रीफ करके उन सबका दिमाग लग रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सिमिलरली पार्टिसिपेटिव टेक्निक भी क्या है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब हम आपको बता रहे थे हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल, तब भी हमने बताया था कि पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉयज को अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंक्लूड करिए। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बोला जाता है। डेमोक्रेसी क्या है, वी ऑल आर इन्वॉल्व इन सेलेक्टिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का डिसीजन हमारा डिसीजन माना जाता है ना, अच्छा हो या बुरा हो। कांग्रेस ने अच्छा किया या बुरा किया, इतने सालों तक हम लोगों ने उनको सेलेक्ट करके, हम इलेक्ट करके भेजते रहना, तो कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जो भी सरकार ने किया, गलत किया सही किया, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज हमने उस सरकार को भेजा है। उन्होंने गलती किया है तो हमारा उसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमने उन्हीं को मौका दिया था काम करने का, एंड हम उसको देते रहे, लगातार देते रहे। तो ये क्या हुआ, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होता है। इसी तरह इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशन में भी डेमोक्रेसी क्रिएट किया जाता है। कैसे कैसे क्रिएट किया जाता है, एम्प्लॉय को
उसमें इन्वॉल्व करके, उनको उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए ऑफर करके, पार्टिसिपेट करवा करके, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स है उसको अपने एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करके एम्प्लॉयज को इनकरेज करिए कि आपको बताना है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। और उसके यस बाद वो मैम। बहुत सारे आपको सॉल्यूशन दिखाएंगे। जब एम्प्लॉय इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि मैंने चूंकि ये डिसीजन लिया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसको एज राइट डिसीजन प्रूफ करके दिखाऊं कि जो मेरा डिसीजन था वो बिल्कुल सही था, और तब मुझे आगे और मौका मिलेगा। कमिटमेंट प्लान के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करने लगते हैं। उनको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये डिसीजन लिया हुआ हमारे ग्रुप का डिसीजन है, हमको इसको सही करके दिखाना है, इसलिए कमिटमेंट लेवल बिल्कुल हाई हो जाएगा और एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, एम्प्लॉय का मोरल हाई रहेगा। समझ में आया क्यों रहेगा ये सब? यस मैम। क्यों रहेगा? क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं। सेंटर में कौन है? एम्प्लॉय है। जब सेंटर में एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने खुद ही डिसीजन लिया है कि इस प्रॉब्लम का डिसीजन सॉल्यूशन ये होना चाहिए, तो वो अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा देगा उसको सही साबित करने के लिए। होगा या नहीं होगा? तो होगा ये मैम। तो ये होगा आपको क्या मैम। होता है, बहुत तरीके से आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिविटी लाएगा। कैसे? एक तो डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी इंप्रूव होगा, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप वो खुद लेने लगेगा, बताने की जरूरत नहीं, खुद इनिशिएटिव लेने लगेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेगा, पूरा कमिटमेंट रहेगा उस प्लान के साथ, उसका 100% कमिटमेंट रहेगा कि मुझे इसको प्रूव करके दिखाना है। एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे क्योंकि मुझे मौका मिला इस बार कुछ करके दिखाने का। मैं भी अगर मैं सक्सेस हो जाता हूँ तो मुझे इस बेसिस पे ग्रोथ या प्रमोशन मिल सकता है, तो मोरल भी हाई रहेगा, रिजल्ट की एक्सेप्टेबिलिटी होगी, और जो डिसीजन है यानी जो सॉल्यूशन है वो टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। होगा? यस मैम। तो ये हमारा पार्टिसिपेटिव टेक्निक है, ये पार्टिसिपेटिव टेक्निक है। एंड इसके बाद है हमारा ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स। ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स क्या होता है ना, मैं बताती हूँ। ये एक मॉडर्न मेथड है प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है ना। आपके किसी सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम का, ठीक है ना, किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप ट्रायल एंड एरर मेथड से जब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स। ये क्या होता है? यू आर अलाउड टू कमिट मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक से सीखिए कि क्या क्या गलती हुई, एंड देन अगले स्टेप में फिर उस मिस्टेक्स को रिमूव करके आप उसको कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जिसका आपको सोल्यूशन ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप उसके लिए बहुत रैशनल या सिस्टमेटिक नहीं हो सकते हैं, तो उसको कैसे सोल्यूशन करेंगे? ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स कैसे होंगे? रैंडम प्रॉब्लम्स। हमने शुरू में ही बोल दिया क्रिएटिव टेक्निक यूज फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजन। नॉन प्रोग्राम डिसीजन मतलब क्या? नॉन प्रोग्राम प्रॉब्लम, अचानक से प्रॉब्लम है। नॉवल प्रॉब्लम मतलब एकदम नया प्रॉब्लम, ठीक है ना, जैसा कभी ट्रेडिशनली मैंने इसको नहीं देखा था, इससे पहले ऐसी घटना नहीं घटी थी। तो ये जो प्रॉब्लम होंगे ऑब्वियसली ये फ्रैगमेंटेड होंगे, स्पोरेडिक मतलब इरेगुलर और रैंडम होंगे, कभी भी आ जाएंगे। ये प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स की कोई कल्पना नहीं थी और अचानक से हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम से कई बार क्या होता है, इसका जो ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स है, ये ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब होता है कि आप काम करके कोशिश करिए, गलतियां क्या हुई देखिए और फिर ट्राई करिए, उसको सही करने की कोशिश करिए। किसी ने जब अचानक से कोई प्रॉब्लम आता है आपके पास तो उसकी तैयारी होती नहीं है, तो आप क्या करते हो? करके देखते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से करके देखते हैं कहीं हो गया, ये सोचते हैं ना हम लोग, कहीं हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ये जो होता है ये क्यों हम करके देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन गैप होता है, प्रॉब्लम को समझने में कुछ ना कुछ जो इंफॉर्मेशन आपके पास होता है वो रह जाता है। कभी कभी गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स का जो बिहेवियर है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी कोई ह्यूमन रिसोर्स से बहुत आपको मोटिवेटेड दिखेगा, बहुत मन लगा करके काम करता दिखेगा, तो कभी वो क्या दिखेगा? बहुत डल सा दिखेगा, नहीं काम करना, डीमोटिवेटेड है, काम करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कुछ हो गया उसको। तो जो अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर है, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट है, वो काफी चेंज होते रहता है। तो सब कुछ को फिक्स करना, 100% श्योर करना कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो जिस समय आप श्योरिटी नहीं कर सके, आपको पता नहीं हो कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उस समय आप क्या करेंगे? टेक ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है कि यहाँ पर आप कुछ जजमेंट को,
कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखो, लिखा है सर्टेन रूल ऑफ थम्स और ह्यूरिस्टिक्स आर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट द ट्रांजिशन टुवर्ड्स डिसीजन। जब आप श्योर नहीं है कि इसका सॉल्यूशन ये सही है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कुछ प्रेडिक्शन अपना लगाते हैं, कुछ जजमेंट लगाते हैं, या कुछ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का क्या मतलब बताया था मैंने? I'm replacing the guesswork और prediction. हाँ, लेकिन यहाँ पे रिप्लेस नहीं, तो यहाँ पे रिप्लेसिंग द गेसवर्क नहीं था रूल ऑफ थंब का मतलब। मैम वो था No- कि मॉडर्न टेक्निक को अप्लाई करना। हाँ, मतलब रूल मैं बताती हूँ फिर से, थोड़ा सा फिर भी तुम लोगों को समझने में गलती हो गई है। रूल ऑफ थंब इज प्रेडिक्शन, गेस वर्क, ठीक है ना। अब जब वो पॉइंट जो था नो रूल ऑफ थंब, नो का मतलब है कि नो गेस वर्क, नो प्रेडिक्शन, दिस शुड बी रिप्लेस्ड विद साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टेक्निक।